हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और हम देखने जा रहे हैं सीडीपी के क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है और रामबाण है, आना ही आना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका और सारा ही आपका, जहाँ तक है मैंने जो है पूरा ही सिलेबस आपका चैप्टर वाइज करा दिया है ना। तो अब हम मॉक टेस्ट पर हैं, कुछ चैप्टर्स रह गए हैं, वे भी आपके चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो बिना देर किए आज के मॉक टेस्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। आपको बताना है प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। देखिए, जो बच्चे पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब से जो है आपके रोज़ ही मॉक टेस्ट की वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी और आप जो है फटाफट अपनी तैयारियों को जारी रखिए। प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। भाषा विकास के लिए, यौन विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए। आपको राइट आंसर देना है कि प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। देखिए, आपको बता दें कि जो है जीन प्याजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का विवरण दिया है, जिसके माध्यम से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होता है। ये 4 अवस्थाएं हैं। नंबर 1 संवेदी पेशी अवस्था, जो सेंसरी मोटर स्टेज की होती है, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि तक होती है। दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की होती है। ठीक है, और यह मानसिक स्थिति होती है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालकों का संक्रियात्मक विचारों की क्षमता का विकास होता है। और चौथी है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था। यह अवस्था 12 वर्ष से वयस्क अवस्था तक चलती है तथा इस अवस्था में बालक का चिंतन अधिक अमूर्त, लचीला और तार्किक हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका जीन प्याजे मुख्य रूप से किसके लिए हो गए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, है ना। तो ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 संज्ञानात्मक विकास। देखिए, सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्किप मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। देखिए, मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, ऊर्ध्व अंतरण या क्षैतिज अंतरण या द्विपार्श्विक अंतरण या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं। राइट आंसर दीजिए, क्या हो सकता है। देखिए, जब मानव शरीर से एक स्वस्थ और क्रियाशील अंग निकालकर उसे किसी दूसरे शरीर की क्षतिग्रस्त या खराब हुए अंग की जगह पर प्रत्यारोपित कर देते हैं तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बताया कि जब मानव शरीर से एक स्वस्थ और क्रियाशील अंग निकालकर उसे किसी दूसरे शरीर के क्षतिग्रस्त या खराब हुए अंग की जगह पर प्रत्यारोपित कर देते हैं तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। ठीक है, मानव शरीर में द्विपार्श्विक अंतरण हो सकने वाले अंगों में हृदय, गुर्दा, यकृत, फेफड़ा, अग्नाशय तथा आंखें होती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 द्विपार्श्विक अंतरण। अगला देखिए, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, अगर आपने चैप्टर वाइज अध्ययन किया है तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी क्वेश्चन को हल करने में। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देने से पहले आप सैद्धांतिक पूरा आप जो है चैप्टर पढ़िए और उसका अध्ययन करिए, है ना। फिर आप आंसर आराम से भी दे पाएंगे। अगला देखिए, सारे ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया हैं जो अभी जो चल रहा है। दिए हुआ प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है बहुलांक या मध्यमान, मध्यांक या मानक विचलन। राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। देखिए, जैसा कि प्रश्न में आपको दिया हुआ है बहुधा सबसे अधिक बार आ रहा है, तो प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे सांख्यिकीय शब्दावली में बहुलांक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलांक। अब देखिए, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन देखिए, पावलव ने, स्किनर ने, थार्नडाइक ने या कोहलर ने। आपको राइट आंसर देना है किसने किया था। देखिए, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत स्किनर द्वारा आपका जो है प्रतिपादित किया हुआ है।
क्रिया प्रसूत का तात्पर्य है कि उसका कार्य व्यवहार से है। ठीक है, जैसे प्राणी सीखते समय करता है, अर्थात सीखने के लिए प्राणी को वातावरण के प्रति क्रियाशील होना पड़ता है। स्किनर द्वारा इस सिद्धांत का प्रयोग चूहे पर किया गया था। किस पर किया गया था? चूहे पर। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्बर्ट बैंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? आपको आंसर देना है, अल्बर्ट बैंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? ऑप्शन है आपके सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से, या व्यवहारात्मक सिद्धांत से, या विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत से, या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत से। आपको राइट आंसर देना है कि अल्बर्ट बैंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित हैं। देखिए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बैंडूरा का सिद्धांत है। यह सिद्धांत अक्सर व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक सिद्धांतों के बीच सेतु होता है, जिसमें ध्यान, स्मृति और सीखने की प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अल्बर्ट बैंडूरा सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था? ऑप्शन देखिए, विनय साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, या श्रिलवर्ट ने। विनय साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, या श्रिलवर्ट ने मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? राइट आंसर बताइए। देखिए, यहाँ पर बताते हैं, मानसिक आयु का प्रत्यय विनय साइमन द्वारा दिया गया था। मानसिक आयु बालक की व्यक्तित्व की समान मानसिक योग्यता बताती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, विनय साइमन। बुद्धि लब्धि परीक्षण भी आपका जो है विनय साइमन के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपरों में आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, आते हैं, बार बार आते हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ऑप्शन देखिए, तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, या अभ्यास का नियम। राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा इसमें से नियम जो है आपका सीखने का नहीं है। देखिए, सीखने के 3 मुख्य नियम हैं। पहला है आपका तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, और तीसरा है प्रभाव का नियम। और ये नियम आपके थार्नडाइक द्वारा दिए गए हैं। तो इसमें जो तनाव का नियम है ये आपका सीखने का नियम नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बाकी तीनों जो नियम हैं आपके वो सीखने के नियम हैं जो कि थार्नडाइक द्वारा दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सीखने से संबंध प्रक्रिया में पावलोव ने प्रयोग किया था। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, या चूहे पर? राइट आंसर दिखाओ, ऑप्शन दीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए राइट आंसर कि कौन सा सही हो सकता है। इसमें पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर, बंदर पर, कुत्ते पर, या चूहे पर? देखिए, मनोवैज्ञानिक जो पावलोव थे ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था इनका, जिसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि उन्होंने 1904 में दिया था, जिसे समझाने हेतु इन्होंने कुत्ते पर इसका प्रयोग किया था, जिसमें भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, कुत्ते पर। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया था? सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है आपके थार्नडाइक ने, या कोहलर ने, या पावलोव ने, या वुडवर्थ ने। आपको राइट आंसर देना है। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थार्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलोव ने, या वुडवर्थ ने? राइट, देखिए यहाँ पर सूझ द्वारा जो सीखने का सिद्धांत था आपका, उसका प्रतिपादन कोहलर द्वारा किया गया था। कोहलर एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ या सीख लेता है। कोहलर ने इस संबंध में एक भूखे चिंपैंजी पर इसका प्रयोग किया था। तो यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाता है?
ऑप्शन नंबर 2 कोहलर। ठीक है, सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने किया था। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करते रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या है प्रक्रिया? क्या है? प्रेरणा है, संवेदना है, सीखना है या फिर प्रत्यक्षीकरण है? कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। क्या है? प्रेरणा है। ऑप्शन देखिए, प्रेरणा है, संवेदना है, सीखना है या प्रत्यक्षीकरण है। देखो, प्रेरणा व्यवहार की व्याख्या करने के लिए प्रयोग में लाने वाली एक सैद्धांतिक निर्माण की प्रक्रिया है। यह लोगों द्वारा कार्य को आरंभ करने तथा उसे जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया प्रेरणा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 प्रेरणा। अगला देखिए, विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति कम करने का उपाय है। कौन सा उपाय है विस्मृति कम करने का? सीखने की कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान देना। कौन सा है आपका जो विस्मृति कम करने का उपाय है? राइट आंसर दीजिए। देखिए, विस्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति कुछ बातों को भूल जाता है, परंतु जब उन्हीं बातों को पुनः उसके सामने दोहराया जाए या पुनरावृत्ति होती रहे तो वह उसे याद रखता है, यानी उसकी स्मृति होती रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 पाठ की पुनरावृत्ति, बार बार उसको दोहराना। अगला देखिए, क्रोध व भय प्रकार हैं। क्रोध व भय प्रकार हैं काय के? अभिप्रेरणा के हैं, संवेग के हैं, परिकल्पना के हैं या मूल प्रवृत्ति के हैं? बताइए, राइट आंसर दीजिए। क्रोध व भय प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं? ऑप्शन है आपके अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के या मूल प्रवृत्ति के। देखिए, बच्चों में जो है संवेग वातावरण व्यक्तित्व के भावात्मक तत्व एवं परिस्थितियों के प्रति भावों से निर्मित होता है। संवेग जो होता है बच्चों में वातावरण व्यक्तित्व के भावात्मक तत्व एवं परिस्थितियों के प्रति भावों से निर्मित होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें संवेगात्मक विकास विकसित होता जाता है, जिससे वे प्रभावित होते हैं। संवेग कई प्रकार के होते हैं, जैसे भय, घृणा, करुणा, दुख, आश्चर्य, भूख, स्वाभिमान, क्रोध, वात्सल्य इत्यादि, है ना। और जो है आपके 14 संवेग तो आपके पाठ में हमने पढ़ा ही चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप विजिट कर सकते हैं चैनल पे। संवेग का चैप्टर तो आपका कम्प्लीटली पूरा, सारे ही चैप्टर अब कंप्लीट हो गए हैं लमसम, है ना। तो यहाँ पर आपका जो क्रोध और भय किसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 संवेग। संवेग है ना ये, इसलिए संवेग वाला हो जाएगा। अगला देखिए, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। सीखना है, अनुकरण है, कल्पना है या चिंतन है? राइट आंसर बताइए। किसी व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है? देखिए, जब बच्चा किसी व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करता है तो उसे अनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकरण। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार को की नकल करना अनुकरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है तो उसे कहते हैं। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ऑप्शन देखिए, नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना। राइट आंसर बताइए कौन सा सही होगा। जो आपका, जब कोई व्यक्ति किसी कौशल द्वारा अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी दूसरी परिस्थिति के अनुसार करता है तो इस स्थिति को सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है, अर्थात सीखी हुई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना। स्थानांतरण 3 प्रकार के होते हैं, नकारात्मक, सकारात्मक एवं शून्य स्थानांतरण। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ठीक है, अगला देखिए, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं?
सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ध्यान। राइट आंसर बताइए कौन सा सही होगा? सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता, असफलता को क्या कहते हैं? देखिए, विस्मृति एक प्रकार की मानसिक क्रिया है जिसमें याद की हुई बातें मस्तिष्क से विस्मृत हो जाती हैं, यानी कि भूल जाते हैं। यह एक प्रकार की निष्क्रिय एवं नकारात्मक क्रिया है। मनोवैज्ञानिक टीपी नन के अनुसार सीखी हुई बात का स्मरण रखने व पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विस्मृति। देखिए, टीपी नन ने कहा है सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। टर्मन के अनुसार 90 से 100 जो बुद्धि लब्धि होती है उसमें बालक, IQ वाला बालक क्या माना जाता है? ऑप्शन है आपके मंद बुद्धि माना जाता है, सामान्य बुद्धि माना जाता है, श्रेष्ठ बुद्धि माना जाता है या क्षीण बुद्धि माना जाता है। राइट आंसर बताइए। देखिए, जो आपकी बुद्धि लब्धि होती है वो बालक या व्यक्ति की समान योग्यता के विकास की गति बताती है। बुद्धि लब्धि जो निकालते हैं उसका सूत्र है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो इस सूत्र के आधार पर 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक जो होता है सामान्य बुद्धि लब्धि वाला बालक कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सामान्य बुद्धि। ठीक है, अगला देखिए, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? देखिए, ऑप्शन देखिए, बुद्धि की प्रकृति की, अधिगम्य अभिप्रेरणा की भूमिका की, या मूल्यों के विकास की, या किशोरों के मनोविज्ञान की। आपको बताना है हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए हॉल ने क्या सिद्धांत जो है कौन सा सिद्धांत दिया हुआ है, उसके सिद्धांत में किन के विषय में बात की हुई है। देखिए, जो मनोवैज्ञानिक हॉल हैं इन्होंने किशोरों का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्या किया है? किशोरों के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता के साथ मानसिक उद्वेग का काल है, उसमें नई नई रुचियों का विकास होता है, उसमें नई नई रुचियों का विकास होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है हमारा सही किशोरों के मनोविज्ञान का। तो हॉल का सिद्धांत जो है आपका किशोरों के मनोविज्ञान का व्याख्या करता है। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था? मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्नलिखित में से किसने महत्व दिया था? ऑप्शन है आपके कैमेनियस ने, या हॉल ने, या हॉलिंगबर्थ ने, या फ्रायड ने। राइट आंसर बताइए कौन सा सही है। देखिए, सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास, जिसे व्यक्तित्व विकास भी कहा जाता है, का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसकी 5 अवस्थाएं थीं। एक पहली थी मुखावस्था, दूसरी गुदावस्था, तीसरी शैशवावस्था, फिर थी आपकी सुषुप्तावस्था, तथा फिर अगला था जननांगी अवस्था। जो आपकी मुखावस्था थी वो 0 से 2 वर्ष तक की थी, फिर गुदावस्था थी 2 से 3 वर्ष तक की, शैशवावस्था 3 से 7 वर्ष तक की, सुषुप्तावस्था थी आपकी 7 से 11 की, तथा जननांगी अवस्था आपकी थी 11 से प्रौढ़ावस्था तक की। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर 4 सिगमंड फ्रायड। ठीक है, पूरा नाम इनका सिगमंड फ्रायड है। मानव व्यक्तित्व को मनोलैंगिक विकास को सिगमंड फ्रायड ने महत्व दिया था। अगला देखिए क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन है आपके W. बुंड ने, या सिगमंड फ्रायड ने, या पावलव ने, या वाटसन ने। देखिए, जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनसे विशेष अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं इस समय, जो आपको बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होंगे, और इसमें से 101% क्वेश्चन में जो है आपका फंसेगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, है ना। ऑप्शन कौन सा राइट आंसर है इसमें? प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की है?
देखिए 1879 ईस्वी में विलियम वुंड ने शिफ्शिंग जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की थी। किसने की थी? किसने की थी? विलियम वुंड ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, विलियम वुंड। W यानी विलियम, ठीक है, और वुंड। अगला क्वेश्चन देखिए, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? ऑप्शन है आपके फ्रांज ब्रेंटनॉ, दूसरा है मैक्स बर्थिमार, तीसरा है एडगर रूबिन या कर्ट लेविन। आपको राइट आंसर देना है, कौन सा सही है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज ब्रेंटानो ने, मैक्स बर्थिमार ने, एडगर रूबिन ने या कर्ट लेविन ने? जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला थी वह जर्मनी में मैक्स बर्थिमर द्वारा रखी गई थी, जो कि 1912 में रखी गई थी। इस सिद्धांत के अन्य वैज्ञानिक हैं कर्ट कॉम्फा तथा कोहलर। सिद्धांत की मुख्य विचारधारा व्यवहार का अध्ययन करना था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, मैक्स बर्थिमर। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला मैक्स बर्थिमर ने रखी थी। अगला देखिए, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? पहला अधिगम से, दूसरा अभिप्रेरणा से या तीसरा स्मृति से या चौथा सृजनात्मकता से? किससे संबंधित है? आपको राइट आंसर देना है, संघनन का सिद्धांत किससे संबंधित है? अधिगम से, स्मृति से, अभिप्रेरणा से या सृजनात्मकता से? देखिए, संघनन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके उसे चेतना में लाकर इसका उपयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, स्मृति। संघनन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का योगदान है? क्षेत्र सिद्धांत जो है आपका निम्न में किस वर्ग का योगदान है? ऑप्शन है आपके व्यवहारवादियों का या संरचनावादियों का या मनोविश्लेषणकों का या गेस्टाल्टवादियों का? आपको बताना है क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का योगदान है। जो क्षेत्र सिद्धांत है वो आपका गेस्टाल्टवादियों का योगदान है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, गेस्टाल्टवादियों का। अगला देखिए, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में किसके मापन हेतु किया जाता है? पहला है व्यक्तित्व के मापन हेतु या रुचि के मापन हेतु, बुद्धि के मापन हेतु या अभिक्षमता के मापन हेतु? राइट आंसर दीजिए। देखिए, आपका जो पार्ट है चैप्टर वाइज हम करवा चुके हैं, कुछ पार्ट रह गए हैं, वह भी आपके चल रहे हैं अभी, और अब मॉक टेस्ट चल रहा है आपका। तो आप लगातार बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी आपके छूट जाते हैं, है ना। तो हमें जो है शुरू से ही चल रहे हैं, हम आपको बेसिक से लेके चल रहे हैं, सारे ही चैप्टर आपको पढ़ाए हैं हमने, और उसी के आधार पर आपको आज हम क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। तो आप अपनी को वीडियो को देखें और अपनी IQ को जांच करें कि आपने कितना अपने जो है ध्यान में उतारा है, कितना याद हुआ है, आपको चेक कीजिए और उसके बाद अच्छी से अपनी तैयारी को रखिए। ठीक है, देखिए कौन सा क्वेश्चन था हमारा? भाटिया बैटरी का। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? देखिए, वर्ष 1953 में प्रोफेसर CM भाटिया ने एक निष्पादन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। इसमें 5 प्रमुख बौद्धिक परीक्षण थे। यह भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस स्टेट ऑफ इंटेलिजेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस भी कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, बुद्धि। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि के मापन हेतु किया जाता है, बुद्धि परीक्षण के लिए। ठीक है, अगला देखिए, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शन है आपके हल ने या थार्नडाइक ने या स्किनर ने या वाटसन ने? आपको राइट आंसर देना है। जो अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय था ये आपका
स्किनर द्वारा दिया गया था। स्किनर द्वारा अविक्रमाजित अधिगम प्रत्यय का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है स्किनर। अविक्रमायुक्त अधिगम का सिद्धांत है जो कि आपका स्किनर द्वारा दिया हुआ है। अगला देखिए, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति या क्षमता। क्या कहते हैं? राइट आंसर बताइए। देखिए, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो प्रचित अभ्यास का परिणाम होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अधिगम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 अधिगम। ठीक है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन देखिए, प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड सिद्धांत या फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत। राइट आंसर कौन सा है इसमें से बताइए। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? देखिए, संज्ञानात्मक बुद्धि फ्लूइड एवं क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत का ही एक सिद्धांत है जिसमें बालकों को समस्या समाधान में राहत मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। संज्ञान सिद्धांत जो है आपका बुद्धि के फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत का हिस्सा है। ठीक है। अगला देखिए, बुद्धि लब्धि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? देखिए, आपको सूत्र बताया हुआ ही है। ठीक है, IQ बराबर जो है मानसिक आयु कितनी है यहाँ पर? 10 वर्ष है ना। और फिर आ जाता है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी पूछी है, तो उसकी जो है वास्तविक आयु कितनी है? 8 वर्ष का है और मानसिक आयु 10 वर्ष हो गई और गुणा 100। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा आपका ऑप्शन सही बताइए करिए। देखिए, यहाँ पर 0 से 0 काट दिया। ठीक है ना। फिर यहाँ पर गुणा करी आएगा आपका 10 गुणा 100 बराबर 1000। फिर आएगा 8 से भाग वो कर देते हैं इसका, 8 एकम 8। ठीक है, फिर बच्चे 2 यहाँ पर, फिर आ जाता है 8 दूनी 16 हो गए। फिर यहाँ बचे 4, फिर आता है 8 पंजे 40। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है आंसर आपका 125 है ना। तो यहाँ पर जो है आपका 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो गई? 125। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? यहाँ पर देखिए, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? ऑप्शन है आपके जेम्स लैंग का सिद्धांत या हाइपोथैलेमिक का सिद्धांत या सक्रियता का सिद्धांत या अभिप्रेरणा का सिद्धांत। राइट आंसर बताना है आपको कि कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। देखिए, जेम्स लॉग सिद्धांत यह विचार देता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। जेम्स लॉग ने अपने एक लेख में यह तर्क दिया है कि ज़्यादातर भावनात्मक अनुभव शारीरिक बदलावों के कारण होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 जेम्स लॉग का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उसमें उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? राइट आंसर बताइए। देखिए, चिंता एक ऐसा तनाव है, ऐसा संवेग है जिसे किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न तनाव संवेगिक तनाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चिंता।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? ऑप्शन है आपके भाषा विकास से, या सामाजिक विकास से, या नैतिक विकास से, या शारीरिक विकास से। किस विकास से संबंधित है कोहलबर्ग का सिद्धांत? कोहलबर्ग का सिद्धांत आपका नैतिक विकास से संबंधित है। कोहलबर्ग ने कहानियों के माध्यम से नैतिक विकास की अवस्थाओं को साक्षात्कार किया तथा यह पाया कि अवस्थाएं सार्वभौमिक होती हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3, नैतिक विकास। कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने देखे 30 क्वेश्चंस आपके, और आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, बहुत अच्छे से रिजल्ट दिया है। और आगे जो मॉक टेस्ट आपके आएंगे उसे भी आप डेली क्लास लीजिएगा, और जो हम आपको पाठ पढ़ा रहे हैं पाठ का अध्ययन जरूर कीजिएगा, क्योंकि पाठ के अध्ययन करने के बाद ही आप जो है अच्छे से क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। और जो बच्चे चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं उनसे अनुरोध है, बार बार मैं कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब फैमिली के साथ हमारे बढ़िए और लाभ उठाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे आपको सिलेबस जो हैं, सारी क्लासेस फ्री हैं, कोई कॉस्ट नहीं देना आपको इसमें। और हमारे साथ बने रहें, बस हमारा मनोबल बढ़ाएं, कमेंट्स करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।